हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। मैं डॉक्टर अनीता आज आपसे डिस्कस करूंगी हंटर कमीशन 1882, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग या इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। इससे पहले हम मैकाले मिनट और वुड डिस्पैच डिस्कस कर चुके हैं, और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है और प्ले लिस्ट से जाकर भी उसको देख सकते हैं। और साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आती है इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो हम बात करते हैं हंटर कमीशन की, जिसे कि भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। इससे पहले हमने वो डिस्पैच पढ़ा था जो आपका 1854 में आया था, और जैसे कि बताया गया था कि हर 20 इयर्स में एक चार्टर आता था, और उसके अकॉर्डिंग जो है एजुकेशन को यहाँ पर किस तरह से एजुकेशन होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशन होते थे। तो जब अभी इसी दौरान 1857 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो रूल कर रही थी, उसको इंडियंस जो है अपोज करने लगे और रिवोल्ट होने लगा, और इसी को हम 1857 के मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो इस मूवमेंट को या इस रिवोल्ट को दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने इंडिया का जो रूल था उसने कंपनी की जगह खुद उसको संभालने का डिसीजन लिया। तो 1 नवंबर 1858 को जो ब्रिटेन की उस समय महारानी विक्टोरिया ने ये एक ऑर्डर दिया और उसी ऑर्डर से इंडिया में डायरेक्टली ब्रिटिश का रूल होने लगा। और तभी लॉर्ड कैनिंग जो ब्रिटिश इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ वायसराय अपॉइंट किए गए, और इसके बाद 1861 में इंडियन लेजिस्लेटिव एक्ट पास किया गया। और इस एक्ट में ये था कि जो इंडिया के जो हर प्रोविंस में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, है ना, यानी कि विधान परिषद होंगी, और इसमें इंडियंस को भी रिप्रेजेंटेशन करने का मौका दिया जाएगा। और धीरे धीरे क्या हुआ कि इंडिया में ब्रिटिश जो रूल है वो ग्रेजुअली क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग हो गया। अब इसके बाद जो था कि अब उन्होंने इंडिया पर अपना रूल तो स्ट्रॉन्ग कर लिया। इसके बाद गवर्नमेंट का जो ध्यान था वो गया इंडियन एजुकेशन पर, और इसी समय जो इंडियन मिशनरीज थी वो भी इंडिया में इंडियन एजुकेशन को चेंज करने की डिमांड कर रही थी, है ना। तो इसीलिए जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ऑर्गेनाइज किया उन्होंने। किसने? ईसाई जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उन्होंने ये बनाया, और इसके थ्रू उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी में चेंज करने का दबाव भी बनाया। और ये जो अब वो डिस्पैच 1854 में आया था, तो इसको भी आए हुए काफ़ी समय हो गया था, मतलब 20 ईयर से ज़्यादा हो गए थे। तो अब लॉर्ड रिपिन जो थे 1880 में गवर्नर जनरल बन के आए, गवर्नर जनरल वायसराय अपॉइंट हुए। तो उन्होंने जो मिशनरीज थी उन मिशनरीज ने जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया के एक रिप्रेजेंटेटिव को लॉर्ड रिपिन के पास मीटिंग के लिए भेजा, और उसने जो प्रॉब्लम्स थी उस प्रॉब्लम्स को बताया, और ये कहा कि एजुकेशन पॉलिसी में चेंज होना चाहिए। तो लॉर्ड रिपिन ने उन्हीं की बात पर उसको रीथिंक किया एजुकेशन पॉलिसी के लिए, और उसके बाद इन्होंने 3 जनवरी 1882 को इंडियन एजुकेशन कमीशन को ऑर्गेनाइज किया। इसमें 20 मेंबर्स रखे गए थे, जिसमें कि 7 इंडियंस थे। और वायसराय की जो उस समय की काउंसिल के मेंबर थे वो थे सर विलियम हंटर, जो कि इस जो कमीशन था इस कमीशन के चेयरमैन थे। इसीलिए इसको हंटर कमीशन भी कहा जाता है। तो ये तो है आपका कि हंटर कमीशन क्या था। यदि आपका 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि हंटर कमीशन क्या है, तो आपको इतना बताना है जितना आपको अभी तक बताया गया है। और ये इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब देखते हैं कि इसको क्या काम दिया गया, टर्म ऑफ रेफरेंस, यानी कि आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था। अब जो लॉर्ड रिपिन थे उन्हें सबसे ज़्यादा उनका अटेंशन जो था वो था प्राइमरी एजुकेशन के लिए। वो चाहते थे कि प्राइमरी एजुकेशन को डेवलप किया जाए, और इसलिए उन्होंने जो कमीशन था उसको कुछ प्रॉब्लम को स्टडी करने और उसके रिगार्डिंग अपने सजेशन देने को कहा, जो कि इस तरह थी। सबसे पहले उन्होंने कहा टू व्हाट एक्सटेंट द एजुकेशन पॉलिसी डिक्लेयर इन वुड डिस्पैच हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड एंड व्हाट चेंजेस आर नेसेसरी इन इट, कि वुड डिस्पैच में जो भी पॉलिसी बनाई गई थी उस पॉलिसी को
कहाँ तक माना गया है, जो भी बातें कही गई थी उसको कहाँ तक माना गया है, और उसमें भाई अब तो 25 ईयर्स के आसपास हो चुके हैं वुड डिस्पैच को आए हुए, तो उसमें क्या चेंज की आवश्यकता है उसके लिए आपको सजेशन देना है। दूसरा, प्राइमरी एजुकेशन की क्या कंडीशन है वो देखनी है आपको, और उसके बाद उसके लिए उसको एनरिच करने के लिए क्या क्या जो है किया जा सकता है उसके भी सजेशन देने हैं। और कहीं इससे पहले क्या था कि जो वुड डिस्पैच था उसने सिक्वेंशियल स्कूल खोलने की बात की थी, और उसने कहा था कि हर लेवल के स्कूल अलग अलग होंगे, सेकेंडरी स्कूल अलग होंगे, है ना, प्राइमरी स्कूल होंगे, मिडिल स्कूल होंगे, हाई स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, यूनिवर्सिटीज़ होंगी। तो इन्होंने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा जो सेकेंडरी एजुकेशन या हायर एजुकेशन पर ध्यान दिया जा रहा है जिसकी वजह से प्राइमरी एजुकेशन की प्रोग्रेस कम हो गई हो, कहीं ना कहीं प्राइमरी एजुकेशन में कुछ बाधा आ रही हो। और थर्ड, गवर्नमेंट स्कूल जो हैं उन गवर्नमेंट स्कूल की क्या क्या रोल है एजुकेशन को प्रोवाइड कराने में, और इसके रेफरेंस में गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होनी चाहिए। व्हाट इज़ द रोल ऑफ मिशनरी स्कूल, जो मिशनरी स्कूल्स हैं इंडिया में उनका क्या रोल है और इनके लिए गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होनी चाहिए। इसके बाद जो इंडिविजुअल एफर्ट से एजुकेशन दी जा रही है तो उसके रिगार्डिंग क्या रोल है, इंडिविजुअल एफर्ट्स का क्या रोल है, और इसके रिगार्डिंग एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट की अपनी क्या पॉलिसी होनी चाहिए। अब रिलीजियस एजुकेशन के लिए कहा इन्होंने कि रिलीजियस एजुकेशन के रिगार्डिंग जो है कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए। अब इनको ये काम दे दिया गया कि एक तो वुड डिस्पैच का देखना है, प्राइमरी एजुकेशन की सिचुएशन देखनी है, और जो गवर्नमेंट स्कूल है उनकी सिचुएशन, मिशनरी स्कूल और इंडिविजुअल एफर्ट क्या कर रहे हैं, और इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होनी चाहिए। अब इनको ये काम दे दिया गया। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि ये जो कमीशन था इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, यानी कि रिपोर्ट ऑफ कमीशन, आयोग का प्रतिवेदन। इन्होंने 7 मंथ तक इंडिया के जो डिफरेंट प्लेस थे वहाँ पर टूर किया, घूमे वहाँ पर, और जो भी उस समय की एजुकेशन दी जा रही थी उसको माइन्यूटली स्टडी किया, और उसके बाद सारे जो उनको पॉइंट्स उन्होंने कलेक्ट किए उस पर डिस्कस किया, और लास्ट में अपनी रिपोर्ट तैयार की जो कि मार्च 1883 में उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को वो रिपोर्ट दे दी, और उसमें जो सजेशन दिए थे वो इस तरह थे। सबसे पहले उन्होंने सजेशन दिए कि वो जो आपके पॉइंट्स हैं, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, उसमें जो पहला काम दिया गया वुड डिस्पैच का इन्हें कहा गया था करने के लिए, तो इन्होंने वुड डिस्पैच के रिगार्डिंग अपने सजेशन दिए। पहला सजेशन इन्होंने ये दिया, गवर्नमेंट शुड लीव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन और लोकल बॉडीज़, कि जो गवर्नमेंट है वो प्राइमरी एजुकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोकल बॉडीज़ पर छोड़ दे। लोकल बॉडीज़ की जिम्मेदारी होगी कि वो जो है एजुकेशन को प्रोवाइड कराएंगे, और हायर एजुकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअली इंडियन अपने आप कराएंगे उसको। इस तरह से उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन की, सेकेंडरी एजुकेशन की और हायर एजुकेशन की, तीनों एजुकेशन की जो है गवर्नमेंट ने अपने ऊपर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लिया। प्राइमरी एजुकेशन के लिए उन्होंने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोकल बॉडीज़ हैं वो प्रोवाइड कराएंगे। सेकेंडरी एजुकेशन की और हायर एजुकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन पर होगी। और दूसरा इन्होंने ये कहा कि जो गवर्नमेंट है वो लिबरल पॉलिसी अडॉप्ट करेगी ग्रांट इन एड सिस्टम के लिए। जो भी ग्रांटेड दी जाएगी उसके लिए लिबरल पॉलिसी होगी। जैसे कि वुड डिस्पैच में जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए थे वो स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन थे, तो इन्होंने कहा कि भाई जो रूल्स रेगुलेशन होंगे वो कुछ फ्लेक्सिबल रूल्स रेगुलेशन होंगे। और इसके लिए उन्हें सजेशन दिए कि जो टीचर्स की सैलरी के लिए स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देने के लिए, और बिल्डिंग के लिए, लेबोरेटरी के लिए, लाइब्रेरी के लिए, इसके लिए जो है ग्रांटेड दी जाएगी। और जो भी रूल्स रेगुलेशन होंगे वो सिंप्लीफाइड रूल्स रेगुलेशन किए जाएंगे। और जो भी हम स्कूल को ग्रांटेड दी जाएगी उसमें किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, और जो ग्रांटेड है वो इमीडिएट उनको अवेलेबल कराई जाएगी, उसमें किसी तरह कोई भी डिले नहीं होगा। और जिन स्कूल्स को ग्रांटेड दी जाएगी उनके मतलब जो उनके जो इंटरनल मैटर्स होंगे उनमें किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, और टाइमली जो है ग्रांटेड दी जाएगी। और इस तरह से जो भी जिस स्कूल में भी ग्रांटेड दी जा रही है बिना किसी रीज़न के उसको देना बंद नहीं कर सकते हैं, मतलब उनको ग्रांटेड दी जाती रहेगी। इसके बाद है सजेशन रिगार्डिंग प्राइमरी एजुकेशन।
अब उसके बाद दूसरा पॉइंट था उनका प्राइमरी एजुकेशन का, तो उन्होंने यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन के संबंध में सुझाव दिए। सबसे पहला है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। अब जैसे कि पहले ऊपर बता दिया है कि जो प्राइमरी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो लोकल बॉडीज़ के हाथ में थी। तो जब लोकल बॉडीज़ को उन्होंने सजेशन दिया तो इनका मतलब था कि ये जो लोकल बॉडीज़ हैं अपने अपने एरिया में प्राइमरी स्कूल को इस्टेब्लिश करेंगी, टीचर्स को अपॉइंट करेंगी, उनकी सैलरी जो है सैलरी भी अपने आप देंगी और सारे खर्चे अपने आप लोकल बॉडीज़ करेंगी। जो कमीशन था उसने साथ साथ ये भी कहा कि जो लोकल बॉडीज़ हैं वो एजुकेशन के लिए जो मतलब फाइनेंस कैसे करेंगी, उन्होंने ये सजेशन दिया कि ये अलग से एक प्राइमरी एजुकेशन फंड बनेगा और इस फंड को केवल प्राइमरी एजुकेशन पर ही खर्च किया जाएगा और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होंगी उन्हें 1/3 या हाफ ग्रांटेड के रूप में देंगी। इसके बाद है आपका एजुकेशन के एम्स क्या होंगे। सबसे पहला है एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। इन्होंने कहा कि सभी के लिए एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाएगा और एजुकेशन ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ और व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद देखते हैं करिकुलम क्या होगा। प्राथमिक शिक्षा का जो है पाठ्यक्रम, तो करिकुलम के लिए उन्होंने कहा कि जो करिकुलम होगा वो जो प्रोविंस है उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही करिकुलम को बनाया जाएगा और यहाँ पर जो है प्रोविंशियल लैंग्वेज को जो एजुकेशन होगी वो नेटिव लैंग्वेज में दी जा सकती है, यानी कि प्रोविंशियल लैंग्वेज में एजुकेशन दी जाएगी। और करिकुलम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन एवरी प्रोविंस शुड कंपल्सरी इंक्लूड जनरल मैथमेटिक्स, बुक कीपिंग, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, हेल्थ ऑफ एंड हाइजीन। और ये तो करिकुलम के लिए का, और साथ साथ में जो लोकल बॉडीज़ हैं उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए उनको उनके करिकुलम में एग्रीकल्चर एजुकेशन रखी जाएगी, कैटल रियरिंग रखी जाएगी, वीविंग रखी जाएगी, स्पिनिंग, ये सब प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद है मीडियम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन के लिए कहा, मीडियम के लिए कहा कि प्राइमरी एजुकेशन का मीडियम जो है प्रोविंशियल लैंग्वेज होंगी, जो उनके प्रोविंस में बोली जाती है, जो उस स्टेट में बोली जाती है वो लैंग्वेज होंगी। और गवर्नमेंट ने कहा कि जो ये लैंग्वेज हैं इन लैंग्वेज को डेवलप करना है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। गवर्नमेंट शुड मेक एफर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज प्रोविंशियल लैंग्वेज। एंड नेक्स्ट, ट्रेनिंग ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स। अब इन्होंने प्राइमरी स्कूल टीचर की ट्रेनिंग के लिए कहा कि जो प्राइमरी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट के लिए प्राइमरी स्कूल्स में ट्रेन टीचर्स के अपॉइंटमेंट ही होने चाहिए और प्राइमरी जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए टीचर ट्रेनिंग यानी कि नॉर्मल स्कूल के जो नंबर हैं वो इंक्रीज़ किए जाएं और हर स्कूल के जो मतलब हर स्कूल के ऑब्जर्वेशन के लिए भी कम से कम एक टीचिंग जो ट्रेनिंग स्कूल्स मतलब कंपलसरी होना चाहिए। इन्होंने ये कहा कि भाई जो उस एरिया में स्कूल्स हैं उन स्कूल्स के लिए जो कमीशन है उसने ये कहा कि प्रत्येक विद्यालय में निरीक्षक के क्षेत्र में कम से कम एक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय होना चाहिए, मतलब टीचर ट्रेनिंग स्कूल होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा एनकरेजमेंट टू इंडिजिनियस प्राइमरी स्कूल। जो इंडिजिनियस प्राइमरी स्कूल्स हैं यानी कि प्राथमिक देशी पाठशालाएं हैं उनको भी प्रमोट किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले वो जो है इंडिजिनियस स्कूल को प्रमोट होने की बात नहीं की गई थी। इन्होंने कहा कि इंडिजिनियस स्कूल को भी प्रमोट करना है, क्योंकि जो इंडिजिनियस स्कूल हैं वो इंडियन इंडिविजुअल एफर्ट से बढ़ चढ़कर उसमें उनको स्कूल को चला रहे हैं। तो इनके लिए भी हमें क्या करना होगा, जितने भी इंडिजिनियस स्कूल हैं उनकी बिल्डिंग के बनाने के लिए टीचर्स की सैलरी के लिए ग्रांटेड दी जानी चाहिए और जो पुअर स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए और साथ साथ में इनके करिकुलम में कोई भी इंटरफेयर ना किया जाए। और क्या कर सकते हैं कि इनमें जो यूटिलिटेरियन सब्जेक्ट हैं जो और अदर यूटिलिटेरियन सब्जेक्ट हैं उनको हमें इंक्लूड कर देना चाहिए। ये था आपका प्राइमरी एजुकेशन। अब देखते हैं सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन का सबसे पहले हम देखेंगे फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो कमीशन था उसने सजेशन दिया कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रिचेस्ट पीपल होंगे, जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा मतलब है ना, उन पर हम इसको छोड़ देंगे। रिचेस्ट एंड एफिशिएंट इंडियंस जो होंगे वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेंगे और जहाँ पर
इंडिविजुअल एफर्ट से सेकेंडरी स्कूल नहीं खोले जाएंगे, वहाँ पर क्या होगा, गवर्नमेंट स्कूल खोलेगी, लेकिन वो भी एक डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में मतलब एक स्कूल नहीं खोल पाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी सजेशन दिया कि इंडिविजुअल एफर्ट से जो स्कूल चलाए जा रहे हैं उनको ग्रांटेड देने में कुछ मतलब ग्रांटेड उनको दी जाएगी, और जो रूल्स होंगे वो सिंप्लीफाइड होंगे और किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब है इसके बाद एम्स, इसके सबसे पहला इसका एम है प्रिपरेशन ऑफ जनरल लाइफ, सामान्य जीवन की तैयारी कराना। दूसरा है हायर एजुकेशन की तैयारी, हायर एजुकेशन में जाने के लिए तैयार कराना। अब जो इनके ऑब्जेक्टिव हैं ऐसा ही इनका करिकुलम था। इन्होंने करिकुलम को बनाया कोर्स ए, कोर्स बी इनका करिकुलम था। कोर्स ए में था कि जो कोर्स ए होगा, इस कोर्स ए में ये जो कोर्स ए होगा लिटरेरी होगा, और इस करिकुलम में वो ये करिकुलम उन बच्चों के लिए होगा जो कि हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, और इस करिकुलम में लिटरेरी सब्जेक्ट को प्लेस दिया जाएगा और साथ साथ में इंग्लिश को पढ़ना कंपलसरी होगा। दूसरा है कोर्स बी। कोर्स बी ये उन बच्चों के लिए होगा कि जो सेकेंडरी एजुकेशन लेना चाहते हैं, और उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन लेने के बाद वो किसी भी वोकेशनल एजुकेशन में जाना चाहते हैं, कोई वोकेशनल एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए करिकुलम बी होगा। करिकुलम बी में वोकेशनल सब्जेक्ट्स जो थे उनको प्लेस दिया गया, और साथ साथ में इसमें भी इंग्लिश को कंपलसरी किया गया था, इंग्लिश पढ़ना इसमें कंपलसरी होगा। और मीडियम के रिगार्डिंग कोई भी सजेशन नहीं दिया गया। इसका मतलब इन्होंने वुड डिस्पैच में जो डिक्लेयर थी इंग्लिश को ही मीडियम माना। उसके बाद ट्रेनिंग की बात की इन्होंने, ट्रेनिंग ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स। तो कमीशन ने सेकेंडरी एजुकेशन के लेवल को अप करने के लिए ट्रेन टीचर्स को अपॉइंट करने की बात की, और कहा कि जो ट्रेन टीचर्स होंगे उनके लिए अलग से टीचर ट्रेनिंग कॉलेज भी खोलने का इन्होंने सजेशन दिया। इसके बाद हम देखते हैं हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग क्या सजेशन दिए थे। सबसे पहले इसमें वही आएगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइनेंस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइनेंस के लिए उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट शुड लीव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन ऑन द इंडियंस, एंड गवर्नमेंट कॉलेज शुड बी established only at those place where a demand exists। यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई जो गवर्नमेंट है वो हायर एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन पर छोड़ देगी पूरी तरह से, लेकिन केवल वहीं पर ही स्कूल कॉलेज ओपन किए जाएंगे जहाँ पर इंडिविजुअल एफर्ट से नहीं खुल पा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर डिमांड भी होनी चाहिए उस हायर एजुकेशन के कॉलेज की, तभी वहाँ पर वो ओपन हो पाएंगे। और इन्होंने जो भी कॉलेज होंगे उनको ग्रांटेड दी जाएगी, और ये जो ग्रांटेड है कॉलेज में जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं, उनके नंबर को और उनकी नीड को ध्यान में रखते हुए दिया जाएगा। अब इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। एजुकेशन क्या ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले है अटेनमेंट ऑफ हायर नॉलेज, उच्च ज्ञान की प्राप्ति। दूसरा है मोरल अपलिफ्टमेंट एंड द नॉलेज ऑफ नेचर एंड रिलीजन, नॉलेज ऑफ द ड्यूटी ऑफ सिटीजन, नागरिकों के कर्तव्यों का ज्ञान, विशेषज्ञों का निर्माण, उच्च ज्ञान की प्राप्ति, नैतिक उत्थान, प्रकृति धर्म, मानव धर्म का ज्ञान, ये इनका ऑब्जेक्टिव था। इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हायर एजुकेशन की बात की कि जो हम हायर एजुकेशन देंगे तो हायर एजुकेशन देने से ये ऑब्जेक्टिव हमारे फुलफिल होने चाहिए कि बच्चों को जो है हायर नॉलेज मिले, उनका मोरल अपलिफ्टमेंट हो, और वो ह्यूमन रिलीजन मेंटेन हो, और साथ साथ में उनकी अपने सिटीजन के लिए क्या ड्यूटीज़ है उस ड्यूटीज़ का भी उनको पता हो। अब इसके बाद देखें करिकुलम क्या है। करिकुलम में इन्होंने मोरल एजुकेशन को कंपलसरी किया, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव था कि मोरलिटी अपलिफ्ट करना। तो इन्होंने करिकुलम में कहा कि करिकुलम में मोरल एजुकेशन कंपलसरी दी जाएगी, और जो स्टूडेंट होंगे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। और मोरल एजुकेशन कंपलसरी करने के साथ साथ उन्होंने कहा कि इसके लिए स्पेशल जो बुक्स हैं वो भी प्रिपेयर की जाएंगी, जिसमें कि नेचर रिलीजन और ह्यूमन रिलीजन के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखा जाएगा। और मीडियम के लिए इन्होंने भी कोई सजेशन नहीं दिया। इसका मतलब इन्होंने वुड डिस्पैच में जो दिया गया था मीडियम ऑफ एजुकेशन इंग्लिश, उसी को ही इन्होंने सही माना। अपॉइंटमेंट ऑफ लेक्चरर की अपॉइंटमेंट के लिए उन्होंने कहा कि जो केवल उनको
प्रेफरेंस दिया जाएगा जो कि यूरोपियन यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे होंगे। इसका मतलब जो कमीशन है उस कमीशन ने सजेशन दिया कि कॉलेज में लेक्चर के रिक्रूटमेंट करते समय यूरोपियन यूनिवर्सिटी में जिन्होंने एजुकेशन लिए ऐसे इंडियन को प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके बाद है वुमेन्स के रिगार्डिंग सजेशन क्या दिए इन्होंने, वुमेन एजुकेशन के रिगार्डिंग सजेशन दिए। इन्होंने कहा कि गर्ल्स के लिए फ्री एजुकेशन होनी चाहिए और गर्ल्स स्कूल में जो भी ग्रांटेड दी जाएगी तो उसके रूल्स रेगुलेशन जो है फ्लेक्सिबल रूल्स रेगुलेशन होंगे, और जहाँ तक हो वहाँ जो गर्ल्स स्कूल हैं उसमें जो है वुमेन्स टीचर्स को ही अपॉइंट किया जाना चाहिए। जो भी पुअर गर्ल्स होंगी उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी और इनके लिए अलग से हॉस्टल का व्यवस्था भी करनी चाहिए। और जब लास्ट में जो एजुकेशन की एनुअल रिपोर्ट होगी उस एनुअल रिपोर्ट में गर्ल्स एजुकेशन की रिपोर्ट को अलग से दिखाया जाएगा कि इन्होंने कितनी प्रोग्रेस की और उसके बाद इसके लिए हमें क्या स्टेप्स और लेने चाहिए। इसके बाद है सजेशन रिगार्डिंग मुस्लिम एजुकेशन। मुस्लिम एजुकेशन के इन्होंने कहा कि सेपरेट स्कूल ओपन करने चाहिए और इनको स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोवाइड करनी चाहिए, और साथ साथ में जो भी इंडिविजुअल एफर्ट एजुकेशन को एक्सपेंशन कर रहे हैं उसको एनकरेज किया जाना चाहिए। और जहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम लोग हैं, मतलब मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहाँ पर स्कूलों में फ़ारसी को एजुकेशन का मीडियम बनाया जाए। और इसमें भी कहा कि इन्होंने कि जब एनुअल रिपोर्ट तैयार होगी एजुकेशन की तो उसमें ये अलग से दिखाया जाएगा कि जो मुस्लिम बच्चे हैं उनकी रिपोर्ट क्या रही और उनके लिए क्या किया जा सकता है। मतलब एनुअल जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में इसकी मुस्लिम एजुकेशन की प्रोग्रेस को देखना है कि वो प्रोग्रेस कितनी रही और उसके लिए फर्दर क्या स्टेप लिए जा सकते हैं। इसके बाद है सेशन रिगार्डिंग बैकवर्ड और लो कास्ट चिल्ड्रन। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव के बच्चों को प्रवेश देना है स्कूल में। जो भी लोकल बॉडीज़ जो से प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं तो वहाँ पर बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सभी का एडमिशन होना चाहिए। और जो भी बैकवर्ड बच्चे हैं या लो कास्ट के बच्चे हैं उनके लिए गवर्नमेंट अलग से स्कूल खोले और जहाँ तक संभव हो सके उनके लिए उन्हीं की अकॉर्डिंग ही जो टीचर्स हैं उन टीचर्स को भी अपॉइंट करना है। मतलब उन्हीं की कास्ट के या उसी तरह के जो टीचर्स हैं उनको अपॉइंट करना है और इन बच्चों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। अब इसके बाद है रिलीजियस एजुकेशन के रिगार्डिंग सुझाव। इन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें किसी भी तरह की कोई भी जो है रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी किसी भी तरह की। और जो नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स वो जो उनको चलाने वाले जो मैनेजमेंट कमेटी है वो अपनी इच्छा से किसी भी तरह की जो रिलीजियस एजुकेशन है वो दे सकते हैं। और रिलीजियस एजुकेशन देने वाले स्कूल को जब ग्रांटेड दी जाएगी तो उस समय उनके जो एकेडमिक रिकॉर्ड हैं उस रिकॉर्ड को देखा जाएगा तभी उनको ग्रांटेड प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद है सेशन रिगार्डिंग द रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज इन इंडियन एजुकेशन। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उनका क्या रोल है और उसके रिगार्डिंग क्या सजेशन है। अब जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी वो इंडिया में अपनी डोमिनेंसी को बनाए रखना चाहती थी। वो चाहती थी कि इंडिया में एजुकेशन पर उनका कंट्रोल हो और इसीलिए वो लॉर्ड रिपिन से भी मिली थी कि भाई एजुकेशन में चेंज होने का टाइम है, अब इसको चेंज कीजिए। अब लॉर्ड रिपिन ने जो आयोग को इस रिगार्डिंग अपने निर्देश देने के लिए कहा था तो उन्होंने अपने सजेशन दिए। उन्होंने कहा कि इंडियंस को द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडियन शुड इन नो केस बी लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ मिशनरीज। यहाँ पर उन्होंने कह दिया किसी भी तरह से जो इंडियंस की एजुकेशन है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिश्चियन मिशनरीज पर न छोड़ी जाए। और जो क्रिश्चियन मिशनरी जो स्कूल चल रहे हैं और इंडियंस के द्वारा जो स्कूल चलाए जा रहे हैं दोनों में किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। इन सभी स्कूलों के लिए जो ग्रांटेड हैं उनकी जो कंडीशंस हैं वो कंडीशन सेम होनी चाहिए जो इंडियन स्कूल हैं और जो क्रिश्चियन मिशनरी जो स्कूल चला रहे हैं वो स्कूल हैं। और इंडिया में एजुकेशन का जो एक्सपेंशन है वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जबकि इंडियन इस काम के लिए खुद आगे आएंगे। इसके लिए उन्होंने कहा कि यदि दोनों क्रिश्चियन मिशनरीज और इंडियन इन दोनों में से यदि हमें
किसी को प्रमोट करना है तो हमें इंडियन को प्रमोट करना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जो क्रिश्चियन मिशनरीज की डोमिनेंसी थी उस डोमिनेंसी को कहीं ना कहीं इन्होंने कम किया। अब इसके बाद इवेल्युएशन देख लेते हैं, इसका क्या इवेल्युएशन होगा। यदि आपने ये सही से सुना होगा, समझा होगा, तो इवेल्युएट आप खुद कर पाओगे कि क्या इवेल्युएशन इसका क्या होगा। अब मेरिट और डिमेरिट होंगे सबसे पहले इनकी, तो मेरिट देख लेते हैं इसकी क्या मेरिट हैं। अब सबसे पहला तो इनका यही क्वालिटी है कि इन्होंने सपोर्ट किया ओनली दोज पॉलिसीज, उस पॉलिसी को सपोर्ट किया जो वुड डिस्पैच में डिक्लेयर की गई थी, जो कि इंडियन के फेवर में थी, उन्हीं पर इन्होंने अपनी स्टैंप लगाई। और इस कमीशन ने प्राइमरी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल बॉडीज़ पर छोड़ दी, जिससे कि मास एजुकेशन की जो है, हम कह सकते हैं कि मास एजुकेशन का एक वे मिल गया इंडियंस को, और डोमिनेंसी खत्म हो गई क्रिश्चियन मिशनरीज की, और कंडीशन जो है लिबरल कंडीशन बनाई गई ग्रांटेड की, और डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन की इन्होंने बात की कि जो हर तरह के लेवल पर जो एजुकेशन दी जाएगी तो उस लेवल के उस पर ग्रांटेड दी जाएगी। और साथ साथ में इन्होंने जो नेटिव लैंग्वेज है प्राइमरी एजुकेशन के लिए उसको एक्सेप्ट किया कि प्राइमरी एजुकेशन जो है प्रोविंशियल लैंग्वेज में दी जानी चाहिए। और इन्होंने वुमेन एजुकेशन के लिए, मुस्लिम एजुकेशन के लिए, और जो बैकवर्ड बच्चे थे उनके लिए, सभी के लिए इन्होंने जो है अपने बहुत अच्छे सजेशन दिए थे, जिससे कि कहीं ना कहीं एजुकेशन को प्रमोशन ज़रूर मिला होगा। रिलीजियस एजुकेशन के रिगार्डिंग इन्होंने कुछ डबल जो है पॉलिसी को दिया था, जो कि उस समय की भी एक कह सकते हैं कि उस समय भी ये उनकी मजबूरी रही होगी। जैसे कि आज भी हम देखते हैं कि इंग्लिश डोमिनेंसी, इंग्लिश मीडियम की डोमिनेंसी आज भी है, तो ये उस समय की भी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम, मतलब कह सकते हैं उस समय भी कहीं ना कहीं जो लोग थे विवश थे, इसके लिए मजबूर थे, और ऐसा ही आज भी इस तरह से ही है। अब इसके बाद देखते हैं जो डिमेरिट्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहले डिमेरिट हम देखेंगे कि इस कमीशन ने जो गवर्नमेंट का जो एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लिमिटेड कर दिया, और जो कि जिससे क्या हुआ, एजुकेशन में मतलब भारी एक तरह से हम कह सकते हैं कि उथल पुथल हो गई। और दूसरा है कि हैंडिंग ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन द लोकल बॉडीज एंड इन प्राइवेट हैंड। अब इन्होंने एजुकेशन को प्राइवेट हाथों में सौंप दिया, और उस समय वो प्राइवेट हाथ इतने मजबूत नहीं थे कि सभी के लिए एजुकेशन को प्रोवाइड करा सकें। और इससे क्या हुआ कि वो कुछ एजुकेशन का, इन्होंने मास एजुकेशन की बात की, लेकिन वो मास एजुकेशन प्रोवाइड शायद वो नहीं करा पाए। और इससे क्या हुआ कि एजुकेशन की क्वालिटी भी गिरी। और इन्होंने फ़ंड बनाने की बात की, लेकिन फ़ंड के रिगार्डिंग उन्होंने किसी तरह कोई भी सजेशन नहीं दिया। और नो सजेशन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के लिए भी इनका कोई भी सजेशन नहीं था। व्यावसायिक एजुकेशन की इन्होंने बात की, लेकिन व्यावसायिक एजुकेशन के रिगार्डिंग इन्होंने कोई अपना इस तरह से सजेशन नहीं दिया कि वो कैसे दी जाएगी, वो किस तरह से दी जाएगी। और इसके बाद इम्पैक्ट देखिए आप, इम्पैक्ट क्या है इसमें। एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल प्रपोजल, जितने भी प्रपोजल थे सभी प्रपोजल को ऑलमोस्ट एक्सेप्ट किया गया। और गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी, गवर्नमेंट ने प्राइमरी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल बॉडीज़ को सौंप दी, जिससे कि आज भी हम देखते हैं कि जो प्राइमरी एजुकेशन है गवर्नमेंट भी चला रही है, लेकिन साथ साथ में जो है प्राइवेट जो हाथों में भी गवर्नमेंट ये प्राइमरी एजुकेशन है ना। और गवर्नमेंट ने क्या किया, हायर एजुकेशन को भी जो सौंप दिया, किसके हाथों में सौंप दिया, प्राइवेट हाथों में सौंप दिया। सहायता अनुदान की इन्होंने शर्तें सरल बनाई, और सबसे बड़ा जो था इन्होंने रिड्यूस किया डोमिनेंसी को, क्रिश्चियन मिशनरी डोमिनेंसी को इन्होंने रिड्यूस किया। तो इस तरह से आज हमने हंटर कमीशन के बारे में पूरा जान लिया है कि क्या हंटर कमीशन है। तो आज के लिए इतना ही, इस सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, न्यू व्यूअर्स हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।